हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आज के वीडियो में हम लोग पूरा जेई 2025 का जितने सारे पेपर हुए उसमें से जो पहला शिफ्ट हुआ था 2022 का फर्स्ट शिफ्ट, उसका डिटेल केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आपके प्यार के कारण ये सीरीज को हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। बस आपसे गुजारिश है कि अगर ऐसे कंटेंट आपको अच्छा लगे, और डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और अगर आप चाहते हैं कि जेई अप्रैल अटेम्प्ट में हम केमिस्ट्री में 99% आए, तो इस सीरीज को यार अभी से लेके लास्ट तक पूरा फॉलो करना। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, और कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस रिपीट होंगे अप्रैल अटेम्प्ट में, सारे डिस्कस करूंगा। बस 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो का लेंथ होगा, जिसमें हम लोग पूरे 2022 का सारे क्वेश्चन को डिटेल तरीका के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन से सेक्शन आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस ज्यादा करना है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पे हम लोग आज देखने वाले हैं 2025 का जो पहला शिफ्ट हुआ था 22 जनवरी को, उसका पेपर, उसका क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है। ये वाला क्वेश्चन मैचअप्स वाला क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे लास्ट का 4 जो टॉपिक्स है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, और जो पीरियोडिसिटी वाला क्वेश्चन है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और अगली अप्रैल अटेम्प्ट में भी बहुत चांसेज है आपको देखने को मिलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Al3 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस और F माइनस का ऑर्डर हमको दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि कौन सा ऑर्डर है। अगर मेरे मुन्ना आप एक बात ध्यान से देखोगे तो Al3 प्लस, फिर है Mg2 प्लस, फिर है यहां से N प्लस, Na सोडियम प्लस, और इधर F माइनस। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये सारे में 10-10 इलेक्ट्रॉन है भैया। 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्युमिनियम का, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। वहीं पर अगर बात करूं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का भैया एटॉमिक नंबर 10 होता है, मतलब 11 होता है एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 10 हो गया। अब समझो, एटॉमिक नंबर जो होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है न्यूट्रल स्पीसीज में। समझ में आया? लेकिन यहां पर क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन ये क्या किया? लूज किया है। यहां पर प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। मतलब क्या है सर? ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है मुन्ना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर मैं आपको बोलूं, तो जो साइज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या भैया? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन किसके केस में? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में मैं आपको कहानी बता रहा हूं। ये किसके केस में कहानी आपको बता रहा हूं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में कहानी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे क्या ये सही ऑर्डर है? बिल्कुल सही ऑर्डर है सर। निगेटिव चार्ज आएगा, साइज सर बढ़ा हो जाएगा, पॉजिटिव जितना ज्यादा सर उतना साइज छोटा, तो बिल्कुल सही करेक्ट ऑर्डर है। तो यानी पहला जो अपन है, पहला का आंसर हो जाएगा आयनिक रेडियाई। तो देखो ऑप्शन में कैसे तुरंत करेंगे, ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया। ए का फोर्थ, या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है। अब जरा बी वाला देखते हैं। बी वाला में देखते हैं बी का फर्स्ट। यानी सर हमको बी वाला ऑप्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला ऑप्शन नंबर क्या था? ए। अगर मैं बी वाला ऑप्शन का देखूं तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट क्या होता है मुन्ना? तुम बोलोगे लेफ्ट टू राइट सर हमारा क्या होता है? जनरली, मैं जनरली कह रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं जनरली, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज। यहां पर लिख वर्ड दे रहा हूं जनरली। लेकिन हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में ये चीजें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में ये चीजें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब देखो बोरॉन के बाद क्या आता है? कार्बन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन के केस में यहां पर क्या हुआ अगर आपको याद हो? नाइट्रोजन का केस को होता है 2s2 और 2p3, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये क्या होता है? हाफ फील्ड का केस है। ये क्या होता है? हाफ फील्ड का केस है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में जो पिछला वाला एलिमेंट होता है उससे ज्यादा हो जाता है नेक्स्ट एडजेसेंट वाले एलिमेंट का क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसीलिए नाइट्रोजन को होना चाहिए यहां लेफ्ट टू राइट में, लेकिन नाइट्रोजन का ज्यादा हो गया ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये भी ऑर्डर सही है। आपको वैसे भी दिख रहा था बी का वन दोनों ऑप्शन में, तो बी का भैया ये आ गया 1। अब देखो सी नंबर, देखो सी ऑप्शन अगर आप देखोगे मुन्ना, सी ऑप्शन क्या है? गौर से देखोगे सी ऑप्शन है बोरॉन, इधर है एल्युमिनियम, इधर है हमारा क्या? मैग्नीशियम, और इधर हमारा है कैल्शियम। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ही गौर से देखना मेरी बातों को। बोरॉन क्या होता है? अगर आप एनसीईआरटी में पी ब्लॉक देखे होगे तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है दिस इज अ नॉन मेटल। ये क्या होता है? ये हमारा होता है मेटल। अच्छा,
सर Mg क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अरे भैया बहुत अच्छा मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अरे आप पढ़े होगे ग्रुप सेकंड का एलिमेंट, ग्रुप सेकंड एलिमेंट का मेटल। और ये तो भैया बेहतरीन मेटल, अल्कली मेटल। ये तो भैया बेहतरीन मेटल, अल्कली मेटल। इसके बैलेंस में सर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके, अरे ये मतलब ऊपर है और ये नीचे है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो सर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है। ये किसका ऑर्डर है? मेटेलिक कैरेक्टर। ये किसका ऑर्डर है? मेटेलिक कैरेक्टर। तो सर ये मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, बिल्कुल सही ऑर्डर लिखा हुआ है। तो कहीं पर है मेटेलिक कैरेक्टर, बिल्कुल है सर मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, लास्ट वाला क्या है? अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखोगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। अगर आप लास्ट वाला डी ऑप्शन की बात करोगे, डी ऑप्शन की बात करोगे तो डी ऑप्शन में क्या है? सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। ये बिल्कुल करेक्ट सही ऑर्डर है किसका? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। वैसे ये किसका ऑर्डर है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, करेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, निगेटिविटी ऑर्डर। मतलब एक बात समझो, एक बात समझो, आप क्लोरीन का पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर आप पढ़े होगे थोड़ा सा भी, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है? 3.0। इसका होता है 2.8, इसका होता है 2.2 के आसपास, और सल्फर का मतलब सिलिकॉन का बहुत कम होता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ है। तो मतलब देखो, वैसे भी जैसे तुमने ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का क्या हुआ? सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन सही हो गया मुन्ना, ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया। अरे नहीं समझ में आया, सॉरी, सी का सेकंड, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो गया ना, सी का सेकंड, ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया। समझ में आया? क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको देख के घबराना नहीं है। डी का क्या हो गया? डी का हो गया थर्ड, डी का हो गया थर्ड। ये वाला जो क्वेश्चन है ना 4, आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनिक रेडियाई। तो आपको आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये चारों जो प्रॉपर्टी बोला हूं इसको बहुत कायदे से कर लीजिएगा। और नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड का क्वेश्चन इस बार बहुत कम पूछने को मिला है। अपर अटेम्प्ट में नेचर ऑफ ऑक्साइड से क्वेश्चन आएगा। मेटेलिक मतलब नेचर का, मतलब नेचर ऑफ ऑक्साइड में कौन कौन सा एसिडिक ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, वो वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो पूरा पीडीएफ होगा इसको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई भी बच्चा को अगर डाउट होता है तो थोड़ा भी। अगला क्वेश्चन बढ़ता है। मैंने ये भी बताया कि अपर अटेम्प्ट में लिए पीरियोडिक टेबल से कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, Which of the following electrolyte can be used to obtain H2S2O8? कहां का क्वेश्चन है ये मुन्ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो पार्ट है ना, कुछ सर्टेन कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। फ्राइडेज लॉज, नस्ट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी का रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी वाला इंपॉर्टेंट है। सेल्फ फ्यूल इंपॉर्टेंट है। बट उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट का इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट और मतलब कंपाउंड का, उसको आपको बहुत जल्दी से ध्यान से करना है। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन H2S2O8। इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड भी। इसको क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड भी। इसको क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड भी। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि इसको कैसे मिलता है। तो अगर आपको पता हो H2SO4, ये क्या होता है मुन्ना? H2SO4 क्या होता है? अगर आपको पता हो H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और कैसा सल्फ्यूरिक एसिड यहां लेते हैं? यहां पर लेते हैं कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये क्या होता है? ये ब्रेक हो जाता है HSO4- और बदले में एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। समझ में आया? H इलेक्ट्रॉन एक मतलब HSO4- और H+, ये समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पोर्शन में दिया गया है। अब उसके बाद इसके HSO4 जो बचा, HSO4- के जब 2 मोल लेते हैं ना मुन्ना, जब 2 मोल लेते हैं तो ये आपको जो कंपाउंड बनाता है, ये कुछ नहीं H2S2O8, जिसको आप यहां पर मार्शल एसिड भी बोलते हो, ये बनाता है। और इसके साथ साथ क्या? इसके साथ साथ आपको 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज करता है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर हमको ये वाला कंपाउंड बनाना है, कौन सा कंपाउंड बोल रहा था? अगर ये कंपाउंड हमको बनाना है इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं H2S2O8 बनाने के लिए? तो भैया वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? H2S2O8। और कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया? वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे छोड़ के जाते हैं। आपको फिर बोला इलेक्ट्रोलाइसिस में नस्ट इक्वेशन और जो कंडक्टिविटी वाला पार्ट, खॉर्लस वाला पार्ट, खॉर्लस लॉ जो होता है, फ्राइडेज लॉ, ये सब इंपॉर्टेंट है। बट इससे इंपॉर्टेंट कुछ सर्टेन कंपाउंड का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है आपके बुक में, उसको जरूर से करके जाइएगा। एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहिए, उससे बाहर नहीं आता। मैं आपको बार बार एहसास दिलाना चाहता हूं। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, बढ़िया क्वेश्चन। आगे अगर मैं बढ़ूं, कह रहा है
मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या होता है मुन्ना? प्रोपाइन क्या होता है? तुम बोलोगे सर प्रोपाइन होता है CH3, सर यहां पर C, इधर ट्रिपल बॉन्ड और इधर होता है CH। ठीक है सर। 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ एक्सिस ऑफ सोडियम। अच्छा सर, एक्सिस ऑफ सोडियम, सोडियम एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लिबरेट हाफ मोल ऑफ H2 गैस। देख लेते हैं जरा मुन्ना, यहां पर ये हमको दिया हुआ है एक्सिस में, ये किस में दिया हुआ है? एक्सिस में। और जो ये होता है, ये वाला जो H होता है ना मुन्ना, ये वाला H, ये क्या होता है? एसिडिक H। आपको पता होगा ट्रिपल बॉन्ड sp कार्बन से जुड़ा हुआ जो H होता है वो एसिडिक H होता है, बताते चल रहा हूं। एसिडिक हाइड्रोजन, जब एसिडिक हाइड्रोजन, अगर मान लो एसिडिक हाइड्रोजन मुन्ना, एसिडिक हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, अरे एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां पर सॉल्ट क्या बनता है? यहां बनता है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+। बदले में भैया रिएक्शन बैलेंस करने के लिए तुम देखोगे हाफ मोल यहां पर H2 गैस लिबरेट हो जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1 मोल, यहां पर देखो पीछे कितना मोल लिखा हुआ है? 1 मोल। यहां पर देखो 1 मोल जब रिएक्ट करता है तो इसका आधा मोल बनता है। बिल्कुल सही कह रहा है। 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ एक्सिस ऑफ सोडियम, सोडियम एक्सिस में भैया ये ज्यादा होता तो उस हिसाब से वो बनता, तो बिल्कुल सही है। दूसरा 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन, फिर से ये रिएक्शन कह रहा है। अब हमको क्या कह रहा है? 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन ले लो मुन्ना, फिर से ले लिया प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन का हमारा मतलब एल्काइन, तो प्रोपाइन रिएक्ट विथ NaNH2, बहुत अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है NaNH2। फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगा। अरे मुन्ना एसिड बेस रिएक्शन तो सर यहां पर Na आएगा और इधर अमोनिया बन जाएगा, तो CH3, इधर सर C ट्रिपल बॉन्ड और C माइनस और Na+, और जो बगल में कंपाउंड बनता है ये प्यारा सा कंपाउंड है क्या? NH3। अरे यार NH2 था, यहां से ये क्या बना? Na+ और NH2 माइनस, यही NH2 माइनस इसके एक हाइड्रोजन को चुराया और NH3 बना। समझ में आया? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बेसिक सी बात ही थी, समझ में आ गया होगा ये जो रिएक्शन है। अब कह रहा है 4 ग्राम और इसका दिया हुआ है 4 ग्राम, ठीक है। अच्छा सर 4 ग्राम से कह रहा है 222 224 ग्राम ऑफ STP पे अमोनिया लिबरेट होगा। अमोनिया का दिया हुआ है 22 कितना? 4 ml। चला चेक करते हैं, जरा चेक करते हैं। अब बताओ मोलर मास कितना आएगा? मेरा मुन्ना ध्यान से समझो, मोलर मास ऑफ, ये क्या है कंपाउंड? ये है कंपाउंड C3, ये कंपाउंड है H4, जिसको प्रोपाइन आप बोले हो ना। अरे यार इसी का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4, हाँ या ना? C3H4 इसी का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना निकलेगा? 12 3 जा 36 + 4, तो ये कितना निकल गया? 40 ग्राम। 40 ग्राम निकला, तो मोल ऑफ प्रोपाइन कितना निकलेगा मुन्ना? मोल ऑफ प्रोपाइन, प्रोपाइन जो लिखा हुआ है फॉर्मूला C3H4, इसका मोल कितना निकलेगा? अरे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो कितना निकल गया? 0.1 मोल। अब एक बात बताओ, यूनिटरी खेलना है मुन्ना। अरे यार 0. अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर 0.1 मोल है, 0.1 मोल से इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है? यहां पर गौर से देखो, इसका 1 मोल। अरे यार 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यानी 0.1 मोल ऑफ, अगर मैं लिखूं प्रोपाइन, प्रोपाइन प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा मुन्ना? अरे क्लास 10th 9th का क्वेश्चन है। प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ अमोनिया। अरे NH3 इतना ही मोल करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगर इतना मोल आपको अमोनिया करेगा मुन्ना, अगर इतना मोल अमोनिया करेगा, NH3 करेगा, और 1 मोल, अगर 1 मोल STP पर, 1 मोल एट STP कितना वॉल्यूम होता है? 22400 ml। तो भैया 0.1 मोल पे कितना हो जाएगा? 0.1 मोल एट STP कितना हो जाएगा वॉल्यूम? इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2240 ml। और अपने को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है मुन्ना, गौर से देखो 224, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला डाटा दिया हुआ है 224। होना कितना चाहिए? 22410 इतना ml। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है। देखो मैंने जो क्वेश्चन किया है ना, आप गौर से देखो, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक, पहला जो क्वेश्चन था स्टोइचियोमेट्री रिलेशन होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 1 मोल से इसका आधा मोल बन रहा था जो क्वेश्चन में दिया होता है, इसके 1 मोल से अमोनिया का 1 मोल बन रहा है, तो हमने इसका मोल निकाल लिया। 4 मोल के करस्पॉन्डिंग 0.4 ग्राम के करस्पॉन्डिंग 0.1 मोल आया प्रोपाइन का। तो बेटा 0.1 मोल के करस्पॉन्डिंग अमोनिया का 0.1 मोल ही बनेगा, और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22,400 ml, तो भैया 0.1 मोल का आएगा 2240। समझ में आया? इतना ml। तो पहला स्टेटमेंट गलत सही था, दूसरा गलत था। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट के जो स्टोइचियोमेट्री वाला क्वेश्चन होते हैं वो आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन, ए वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स CO2। मान लो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। कह रहा है एक वेसल है, एक बर्तन दिया हुआ है, एक बर्तन है भैया, इसमें पहले से क्या पड़ा हुआ है? इसमें पहले से क्या पड़ा हुआ है? 1000 टेम्परेचर पर। इसका टेम्परेचर कितना है? 1000 केल्विन, और इसमें क्या है? CO2 है, लेकिन प्रेशर कितना है? 0.5 atm। अच्छी बात है सर। अच्छा, सम ऑफ द CO2 इज कन्वर्टेड इनटू CO एडिशन ऑफ द ग्रेफाइट। जैसे इसमें तुमने ग्रेफाइट डाला,
ग्रेफाइट डाला, कार्बन कार्बन का जो ग्रेफाइट फॉर्म होता है एलोट्रोप्स, इसको आपने डाला तो टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इतना हो गया। तो ग्रेफाइट डालने पर होता क्या है, गौर से देखो, ग्रेफाइट डालने पर क्या होता है, जो हमारा CO वाला है ना, कन्वर्टेड इनटू CO लिखा भी है, सम CO2 कन्वर्टेड इनटू कुछ CO में बदल गया और टोटल प्रेशर। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहा है CO2 को जब आप भैया कुछ कार्बन ग्रेफाइट जब पास कराए, पहले से CO2 वेजल में था, उसमें जैसे कार्बन ग्रेफाइट पास कराए तो ये क्या दे दिया, ये CO दे दिया, समझ में आया। अब ये क्या है, ये गैसियस नहीं है, ग्रेफाइट है मुन्ना, ये क्या है, ग्रेफाइट है, GR लिख रहा हूं, ग्रेफाइट, तो इसका 2 मोल बन गया। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि पहले इनिशियल इसका प्रेशर कितना था, इसका प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर 0.5, ठीक है। अच्छा सर टोटल प्रेशर कितना हो गया, 0.8। अब देखो मान लो पहले जितना प्रेशर था, अब जैसे तुमने ग्रेफाइट डाला तो ग्रेफाइट डालने से प्रेशर क्या होगा, कुछ कम होगा, तो यहां पर कुछ प्रेशर कम होगा मुन्ना, तो यहां पर कुछ क्या होगा, 2 प्रेशर बढ़ेगा। अरे नहीं समझ में आया, ये तो ग्रेफाइट सॉलिड है और ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है मुन्ना, ठीक है, और ये वाला भी हमारा क्या है, CO भी गैसियस फॉर्म में है, तो ये इसकी वजह से हमारा प्रेशर का कम और ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो टोटल मोल कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर क्वेश्चन में तुमको दे रखा है टोटल प्रेशर। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का जो बच्चा बेसिक पढ़ा होगा 0.3 + 2p यही होगा। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर इसका प्रेशर, अरे यह सॉलिड है, ग्रेफाइट सॉलिड है, CO2 गैसियस है मतलब, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस है, ठीक है। तो अब देखो टोटल प्रेशर कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है 1 पॉइंट कितना, 0.8 atm, तो 0.8 = 0.5 प्लस का p, तो यहां से p का वैल्यू कितना निकल गया मुन्ना, ये निकल गया 0.3। बेसिक सा कैलकुलेशन था, अगर आपको ये समझ में आ गया, प्रेशर निकल गया। तो मतलब अब अगर बात करूं आपसे इक्विलिब्रियम पे, इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, CO का प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.3 माइनस 0. तो ये कितना हो गया 0.2, इसका निकल गया 0.2 और इसका कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ये समझ में आया। अच्छा सर हमको क्या चाहिए, सर हमको चाहिए केपी। केपी क्या होता है अगर आपको पता हो, केपी निकालते हैं, अरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, और इसका पावर 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइड बाय CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। बस यही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO का स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, और पार्शियल प्रेशर, अब देखो पार्शियल प्रेशर अगर मुन्ना CO की बात करूं कितना है 0.6 × 0.6, ठीक है मुन्ना, स्क्वायर है, और पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे CO2 का कितना आ गया 0.2 आ गया। सॉल्व कर लो, ये से ये गया, इधर हो गया 3, इधर हो गया 6 3 = 18, 1.8 atm, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है। सो क्वेश्चन इजी, इससे इजी क्वेश्चन मेरे मुन्ना नहीं आ सकता है। अगर आप बेसिक, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको बेसिक पता होगा, अगर आप बेसिक इक्विलिब्रियम का करके गए होंगे, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली से बन सकता है। बहुत देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको मतलब फ्री में नंबर देके जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आके बढ़ते हैं, समझ में आया। और फिर से कह रहा हूं इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन, साल्ट हाइड्रोलाइसिस, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड, लुईस बेस क्या होता है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहो। मैंने एनसीईआरटी एग्जांपलर डाल रखा है, आप उसको कंप्लीट करके जाओगे ना, ये सब क्वेश्चंस करा रखा हूं वहां पे, इससे बेहतर आगे अगर मैं बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मुन्ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर कौन कौन से हमको रिएक्शन दिया हुआ है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से आपको रिएक्शन दिए हुए हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मुन्ना। देखो सबसे पहले क्या है, ये है सर नाइट्रो, देखो ध्यान से समझो, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, ध्यान से समझो, Br2 प्रेजेंस ऑफ, ये पोलर सॉल्वेंट है ACOH। अच्छा ACOH, AC को ही लिखते हैं, ACOH को कोई लिखेगा क्या, CH3C≡OH, एसिटिक एसिड। अरे एसिटिक एसिड AC को लिखते हैं, समझ रहे हो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये क्या होगा मुन्ना, जैसे आपने ये लिखा, इसके क्या हो जाएगा पैरा पोजीशन पर, इसके पैरा पोजीशन पर, सॉरी मेटा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। सर मेटा पोजीशन पर क्यों आया, अरे भैया NO2 क्या है, NO2 क्या करता है, रिंग पे प्लस जनरेट करता है, किस किस पे, एक बार पॉजिटिव यहां पर आएगा, एक बार पॉजिटिव यहां पर आएगा, तो Br2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, प्लस प्लस वाला, तो अब मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसको यहीं पर आना पड़ेगा। समझ में आया। थोड़ा सा अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बेसिक नॉलेज है ना, आप सोचो NO2 क्या है, NO2 रिंग पे क्या जनरेट करेगा, पॉजिटिव जनरेट करेगा, कहां कहां जनरेट करेगा सर, ऑर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा, तो मेटा वाला ही पोजीशन पर सर Br ऐड होगा, बिल्कुल सर। अब उसके बाद SnHCl क्या करता है, अगर आपको पता हो SnHCl क्या करता है मुन्ना, SnHCl रिडक्शन
करता है, किसको रिड्यूस करता है, Na2 को रिड्यूस करता है NH2 में, NO2 को किस में रिड्यूस करता है, NH2 में, तो ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, Br2 था। उसके बाद हमारा डाइजोनियम रिएक्शन है, क्या है, NaNO2 प्रेजेंस ऑफ HCl। ये वाला रिएक्शन अगर किसी को नहीं पता है, इस क्वेश्चन में क्या है ना, रिएजेंट आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट करता क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया, रिएजेंट अगर आपको पता है क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये क्या करता है, एनिलीन जो होता है ना मुन्ना, एलिनिन वाला पार्ट, उसको N2+ और Cl- में बदल देता है। ये बहुत लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर 273 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है, ये हो गया। अब C2H5OH, देखो दो ऐसे रिएजेंट होते हैं, C2H5OH होता है और दूसरा होता है H3PO2। ये दोनों एक ऐसा होता है जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना, BDC जो बना, इसको सीधे क्या कर देता है, हटा देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है C2H5OH के प्रेजेंस में, एथेनॉल के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, अब ये होगा मुन्ना, जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट आपको उड़ जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो यहां बन जाएगा प्यार से, यहां पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और देखो खुद का ये वाला जो पार्ट था ना C2H5, ये खुद क्या होगा, दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस किया है, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ये CH3 ये CHO में बदल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेन रिएक्शन क्वेश्चन, सारे रिएजेंट पता होना चाहिए। ये क्या है सर, ये ब्रोमिनेशन है, ये मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था, इसलिए मेटा पोजीशन पर लगा कौन सा, Br। एक बार Br लग गया, अब हमको क्या लगा, रिडक्शन किया, NO2 को NH2 में कर दिया। डाइजोनियम सॉल्ट सर क्या करता है, 0 से 5 डिग्री में, तो NH2 को, एनिलीन को क्या बना देता है, N2Cl- BDC बना देता है। BDC को C2H5 या फिर H3PO2 रहता है, तो वो क्या कर देता है सर, वो उसको रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हमसे A और B पूछ रहा था, यहाँ पर A और B हमसे पूछ रहा था, A एंड B क्या होगा। अब A क्या है, देखो इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखोगे तो ऑप्शन में कहीं नहीं आपको थर्ड वाला ऑप्शन में दिख रहा होगा, ए हमारा ये है, दिस वन इज आवर ए, और जो बी वाला है हमारा, अरे यार अभी तो बताया, ये वाला पोर्ट क्या हो गया, ए हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, बी हो गया। वही हमसे ए और बी पूछ रहा था। मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम पे एनसीईआरटी के जितने रिएजेंट है सारे रिएजेंट को डाल दूंगा। आपको क्या करना है, वो सारे रिएजेंट का प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन को, और ये जो आपको सीरीज चल रहा है इससे प्रैक्टिस हो ही रही होगी। इससे बाहर पेपर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इसी में गोल गोल घुमाएगा। आप बहुत कायदे से पेपर कीजिए। चैन वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सारी रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। मैं बताते भी चल रहा हूं क्या चीजें आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखते चलना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल। अब देखो ध्यान से समझो मुन्ना, क्या कह रहा है, थर्मली, ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड क्या है, क्लोज्ड वेसल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कोई बताएगा, इसका मतलब हो गया सर थर्मली इंसुलेटेड लिखा हुआ है, मतलब हीट न तो बाहर जा रहा है न तो बाहर आ रहा है, मतलब क्या है सर, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो रहा है मुन्ना, एडियाबेटिक प्रोसेस। अरे नहीं समझ में आया, अरे यार थर्मली इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब हीट ना तो बाहर आएगा वेसल से ना तो अंदर आएगा, क्लोज्ड वेसल है तो एडियाबेटिक प्रोसेस, तो क्यू तो 0 हो जाएगा। देखो अब जैसे क्यू 0 लिखा तो मेरे को दिमाग में आया सर ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डिडक्शन भी कर सकता। अब देखो कह रहा है मैकेनिकली एस्टाइड फ्रॉम आउटसाइड। अब देखो मैकेनिकली क्या कर रहा है, क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि एस्टाइड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है, एस्टाइड मतलब समझते हो, एस्टाइड फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड, एस्टाइड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से क्या कर रहे हो तुम उसको। देखो जैसे मान लो आपके पास ये वेसल है, ठीक है मुन्ना, आपके पास ये क्लोज्ड वेसल था, इसमें आपने क्या किया, एक ऐसे करके बंबू लिया और एक ऐसे करके बंबू लिया, जिसमें एक ऐसे करके गोल गोल सा, और ये वेसल है। अब इसको क्या कर रहे हो, इसको रोटेट कर रहे हो, इसको रोटेट करोगे, इसको जैसे रोटेट करोगे तो ये अंदर का हीट तो बाहर अंदर नहीं आएगा क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है, लेकिन जैसे इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा। और इंटरनल एनर्जी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भैया टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे यार जैसे स्टाइड करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा मुन्ना, जैसे इसको स्टाइड करोगे सॉल्यूशन क्लोज्ड वेसल को, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जैसे डेल्टा यू पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू पॉजिटिव, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। यानी कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि डेल्टा यू पॉजिटिव, बिल्कुल ऑप्शन अपना सेकंड दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड दिख रहा है, समझ में आया। अरे जैसे इसको स्टीयरिंग करोगे, स्टीयरिंग करने से क्या होगा, टेंपरेचर राइज होगा। अरे तुम सोचो, तुम एक वेसल के अंदर, पानी के अंदर खूब तेजी से हाथ अपना हिलाओगे तो पानी का टेंपरेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो फील नहीं होगा, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तुम दे रहे हो, मैकेनिकली उसको तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन हीट बाहर नहीं आ रहा है तो टेंपरेचर ही तो रेज करेगा, टेंपरेचर रेज करेगा तो डेल्टा क्यू बराबर होता है, अरे डेल्टा यू बराबर एनसीबी डेल्टा टी। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, आपको ये नहीं पता है सर, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, एन सी भी डेल्टा टी, ये हमारा ध्रुव सत्य फॉर्मूला भैया, ये तो पता है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा,
डेल्टा यू बढ़ेगा, और अगर यू बढ़ रहा है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बहुत दिया हुआ है और हर एक चैप्टर में दिया हुआ है। और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि देखो न्यूमेरिकल के साथ साथ बच्चे न्यूमेरिकल पे भागते हैं, थर्मोडायनामिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल करो भैया, पहले बेसिक तो सीख लो। तो इसीलिए कहता हूं मुन्ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी रीडिंग बुक जरूरी है, उसके अलावा आपके टीचर के नोट्स तो जरूरी है। इसके बाद आप बड़े बड़े हाई लेवल प्रॉब्लम करो, पहले मेंस के लिए बेसिक चीजें आप करके जाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज करेक्ट, इनमें से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर करेक्ट है। देखो यार, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का होता है, ये तो पहला बिल्कुल सही बात है, वो तो दिख रहा है। FONCl आपको पता होता है, बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा भी याद होता है। इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है 3.5, इसका कितना होता है 3, और इसका कितना होता है 2.8 के आसपास, 2.8 2.6 के आसपास। तो ये बिल्कुल सही, इनकरेक्ट पूछ रहा था। अब देखो, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, अगर आप गौर से देखोगे मुन्ना, अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप ध्यान से समझोगे, यहां होता है बोरॉन, यहां होता है एल्युमिनियम, ठीक है, यहां होता है बोरॉन के बाद यहां होता है बेरिलियम, यहां होता है मैग्नीशियम, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझो, उल्टा में लिख दिया। इधर क्या होता है बेरिलियम, इधर होता है बोरॉन, इधर होता है मतलब मैग्नीशियम, इधर होता है एल्युमिनियम। उसके अलावा कौन एलिमेंट है बोरॉन और नाइट्रोजन, देख लेते हैं कहां होता है बोरॉन, कार्बन, इधर होता है नाइट्रोजन। अब देखो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसका होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब देखो दोनों मैग्नीशियम एल्युमिनियम में किसका होगा, तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा मैग्नीशियम का कम होगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम का होगा, फिर उसके बाद बोरॉन का होगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का होगा। ये क्या है, ये करेक्ट ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों क्यों भैया, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ या ना, अब समझो मेरी बात को समझो। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से लिखते हैं, EN इंक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, EN डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या करता है, EN डिक्रीज करता है। अब आप यहां पर देखोगे मैग्नीशियम एल्युमिनियम है भैया, एल्युमिनियम यहां है, मैग्नीशियम यहां है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, इसने कम दे रखा है, तो सेकंड वाला ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसके अलावा थर्ड वाला देखोगे तो एल्युमिनियम कहां है, एल्युमिनियम यहां है। सिलिकॉन कहां होता है मुन्ना, सिलिकॉन यहां होता है, सिलिकॉन आपका यहां होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बाद क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, फिर सिलिकॉन होना चाहिए, एल्युमिनियम, बिल्कुल सही ऑर्डर है। मतलब इनकरेक्ट, हमसे पूछ रहा था कौन किसका इनकरेक्ट है, तो ये वाला इनकरेक्ट ऑर्डर है, ये करेक्ट ऑर्डर है, ये भी हमारा करेक्ट ऑर्डर है। तो इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट देखो दो क्वेश्चन आ गए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन आया है और एक मैचअप्स वाला आया है। तो मैंने बोला है ना, पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, उम्मीद करते हैं आप कर लोगे इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा था अरेंज द फ्लोइंग सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे बाहर आपको जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, कई बार सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड हेनरी लो और रॉल्स लो, उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए एजियोट्रॉपिक जो होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इसका एग्जांपल जो बोलते चल रहा हूं ये टॉपिक को करके जाना भैया, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अब देखो यहां पर क्या कह रहा था, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीबी, अगर मैं बोलूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो वो होता है केबी आई इंटू केबी इंटू एम, समझ रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना मुन्ना, यहां पर है मोलालिटी। ये क्या है, ये वाला जो हमारा डाटा हुआ है ना, ये होता है हमारा मोलालिटी। ये क्या होता है, मोलालिटी। ये क्या होता है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसको मोलालिटी बोलते हैं। बट यहां पर जो हमको दिया हुआ है वो मोलारिटी दे रखा है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है, क्वेश्चन में जो हमको दे रखा है, देखो ध्यान से, ये मोलारिटी दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है। बट मैं कह रहा हूं फॉर, एक स्टार बना के लिख लो, और जो बच्चे जानते हैं ठीक, जो बच्चे नहीं जानते बता देता हूं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मान के चलते हैं जो मोलारिटी होता है ना मुन्ना, मोलालिटी जो होता है ना वही अप्रॉक्स मोलारिटी के बराबर हो जाता है, कंसीडर हम कर लेते हैं, ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। किसके लिए कह रहा हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस क्वेश्चन में वही ट्रिक आपको लगाना था, जो भैया मोलारिटी दिया हुआ है इसी को हम मोलालिटी मान लेंगे, मोलारिटी को ही मोलालिटी मान के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, अगर इतना तुम समझ गए तो अब देखो यहां पर NaCl है तो I की वैल्यू 2 है, यहां पर NaCl है I की वैल्यू 2 है, यहां यूरिया है तो I की वैल्यू 1 है, यहां पर NaCl है I की वैल्यू 2। अरे 12 मतलब Na प्लस, NaCl कैसे ब्रेक होगा, एक Na प्लस और एक Cl माइनस डिसोसिएशन के बाद 2 आयन ब्रेक होगा तो I की वैल्यू 2 हो गया। यूरिया डिसोसिएट नहीं होता है,
NH2CuNH2 वो डिसोसिएट नहीं होता इसीलिए 1। तो हमसे कह रहा था बॉइलिंग पॉइंट किसका हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो जिसका सर आई ज्यादा उसका सर, अरे टीबी क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन जिसका ज्यादा, एलिवेशन मतलब कितना इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट में, समझ रहे हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब देखो आई का वैल्यू किस किस में ज्यादा है, और देखो 10⁻⁻4 है, 10⁻³ है, तो 10⁻³ है और यहां पर 10⁻²⁻2 है, तो सबसे ज्यादा देखो ऑप्शन अगर देखोगे तो 10⁻⁴ वाला का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फोर्थ वाला का सबसे ज्यादा हो जाएगा मुन्ना, ठीक है। उसके अलावा सबसे कम किसका हो जाएगा, सेकंड वाला का हो जाएगा, तो सेकंड वाला का सबसे कम हो जाएगा। क्यों सेकंड वाला, अरे इसका मतलब कंसंट्रेशन भी कम है, कंसंट्रेशन भी कम है और आई की वैल्यू भी कम है, यानी ये वाला वैल्यू भी कम है और ये वाला भी वैल्यू भी कम है, तो फोर्थ वाला सबसे कम हो गया। अच्छा सर अब अगर मैं बात करूं सेकंड और फर्स्ट में, कौन कौन सा, थर्ड और फर्स्ट में, थर्ड और फर्स्ट में किसका ज्यादा, कंसंट्रेशन देख लो, कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा उसका सर ये ज्यादा, तो इसका थर्ड वाला ज्यादा हो जाएगा। क्यों थर्ड वाला ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वाले का कंसंट्रेशन ज्यादा है। भैया ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें एक ये की कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि मोलैरिटी मोलैलिटी के बराबर हो जाता है, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। समझ में आया मुन्ना, नोट डाउन करते चलना, और बस हमको देखना है मोलैरिटी। अब आई देखना है, आई किस में ज्यादा है सर, NaCl में आई ज्यादा, यहां भी NaCl। अब उसके बाद कंसंट्रेशन देख लो, मोलैरिटी यहां 10⁻⁻² ज्यादा है तो सर फोर्थ वाले का, उसके बाद सर सेकंड थर्ड वाले का, उसके बाद सर इस और इसमें, इस और इस ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे सर, इस दोनों में सर इसका आई की वैल्यू 2 है, उसका आई की वैल्यू 1 है। इट्स सो सिंपल सो इजी। कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है फोर्थ सेकंड और इसके बाद फर्स्ट थर्ड, आंसर विल बी थर्ड विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, थर्ड विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है मोस्ट वेलकम, कमेंट में आप लिख के दीजिएगा, मैं आपको खुद जवाब दूंगा। 1% भी कुछ भी डाउट होता है, मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, द IUPAC नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। देखो ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन का आप कोई भी ऑप्शन देखोगे मैं भी सॉल्व करके आता हूं, ऐसा नहीं हवा मतलब उठ के मुंह उठ के चला के आता हूं भैया, आपको मेहनत मेरे को भी करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में देखो CH3, यहां पर क्या है मुन्ना, C, ध्यान से समझना, यहां पर क्या मुन्ना, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर क्या है CH2, यहां पर एक H और है, इधर है CH2, इधर है CH2, तीन ही है ना, CH2 नहीं CH है, ठीक है, और यहां पर क्या है C डबल बॉन्ड OCH3। ये कौन सा ग्रुप है बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारा है एसिड और ये हमारा है ईस्टर, तो भैया एसिड ईस्टर में अब देखो दो पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, तो एक को पेरेंट चेन मानना पड़ेगा, पेरेंट चेन में लेना पड़ेगा, दूसरा हमारा क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। तो प्यार से अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये वाला जो है ये क्या बन गया बेटा, आप सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट। और जब ईस्टर सब्स्टिट्यूएंट्स में होता है तो उसको बोलते हैं मतलब एल्कॉक्सी कार्बोनिल, क्या बोलते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनिल। आप लोग पढ़ के होगे, कार्बोनिल मतलब कार्बन वाला कितना कंपाउंड है, समझ में आया, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। अब समझो सर ये कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, तो पहली बात तो 5th कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 5 क्या। और देखो और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट्स है, कहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स है सर, दूसरे पर सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक और सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो पहले मिथॉक्सी आएगा, पहले मिथाइल आएगा, पहले ध्यान से समझो अल्फाबेट में METHYL, पहले मिथाइल आएगा पहले मिथॉक्सी आएगा। तुम ही बताओ क्या आएगा पहले सर, मिथाइल और मिथॉक्सी में पहले सर क्या आएगा सर, पहले O वाला आएगा, तो 5 क्या आएगा, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। मिथॉक्सी क्यों, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, और क्या कार्बोनिल, कार्बोनिल वाला क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन को कंसीडर नहीं कर रहे। 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब देखो 2 पे क्या है मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल, कितने का कार्बन का चेन है बेटा 4 1 चेन 6 का है, तो 6 के लिए हेक्स, एन है ओइक एसिड, हेक्सेन ओइक एसिड। समझ में आया, ये हमारा करेक्ट नेम है। और आप गौर से देखोगे कहीं पर भी आपके ऑप्शन में ये नाम नहीं दिखाई देगा, तो ये क्वेश्चन एनटीए को बोनस देना चाहिए। मिलता जुलता एक ऑप्शन ये है, बट ये भी 6 पे लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। यहां पर क्या होना चाहिए 5, इसको गलत, मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब 2,5 डाइमिथाइल नहीं पॉसिबल है, तो 2 ही मिथाइल पॉसिबल है, हेक्सेनोइक एसिड। पता नहीं इसको चैन कैसे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 का ही चैन, ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया मुन्ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं नामिंग में गलत था, और अगर सही थोड़ा बहुत सही लग रहा था तो यही ऑप्शन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर अप्रैल में भी आते हैं, इस बार भी आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे बहुत सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। तो आपको क्या करना है, जो मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन होगा, देखो मिथॉक्सी कार्बोनिल और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे उसको टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, बिना अटेम्प्ट छोड़ के नहीं आना है, डाउट आए तो आपको करके जरूर आना है। तो ये एक बोनस वाला क्वेश्चन था जिसमें सारे बच्चे को बोनस मिला था, IUPAC का सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक दिया, NiCO4 डायमैग्नेटिक दिया, चूज द करेक्ट ज्योमेट्री। अब देखो मेरी बात को समझना, बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिटेल लेक्चर मैंने बोला है, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं जरूर से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसके बाद कीजिएगा। अब अगर मैं आपको NiCl4 के पहले बारे में बात करूं, ध्यान से समझो, NiCl4 के पहले बारे में बात करूं तो क्या होगा सर, यहां सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, X-4। मैं बिल्कुल बच्चे की तरह करके दिखा रहा हूं, X की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, +2। मतलब सर क्या समझ में आया, निकेल +2 में है। और अगर Na+2 में है, ध्यान से समझेगा, निकेल +2 में होता है मुन्ना तो क्या करते हैं, निकेल +2 में होता है तो क्या करना होता है, ध्यान से समझो। अगर Na+2 में है मुन्ना, Na+2 में है तो उस बात को ध्यान से समझो, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एस्केडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, 3D8 क्या होता है। अगर आपको बोलूं 3D8 4s2 ये होता है, लेकिन सर यहां पर क्या है सर, निकेल +2 में है। गौर से देखो यहां पर निकेल +2 में निकला है ना, निकेल +2 में है तो ये क्या हो जाएगा 3D8, लास्ट का इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब देखो अगर आपको इतना समझ में आ गया मुन्ना तो अब इसके बाद चीजें बहुत आसान थी, कर सकते थे। ध्यान से समझेंगे, 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 2, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ध्यान से रखना इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए, ऑब प्रिंसिपल के हिसाब से, पॉलिंग एक्सक्लूजन, इधर 5 इधर 6 इधर 7 इधर 8। अब देखो हमारे पास लिगेंड कौन सा है, लिगेंड कौन सा है, ये बेटा कौन सा लिगेंड है, ध्यान से समझो, ये कौन सा लिगेंड है मुन्ना, ये अपना है सर वीक फील्ड लिगेंड। ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। अरे यार Cl- वीक फील्ड लिगेंड होता है। जब वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो नो पेयरिंग अकर, नो पेयरिंग अकर, नो पेयरिंग अकर, कोई पेयरिंग बेटा नहीं होगा। और पेयरिंग नहीं होगा तो ये कौन सा ऑर्बिटल था, ये 3D वाला ऑर्बिटल था। अरे नहीं समझ में आया, बगल में कौन सा खाली है सर, 4s खाली है, फिर उसके बाद सर कौन सा खाली है सर, आगे वाला ऑर्बिटल खाली है। तो बेसिकली अब अगर इनर ऑर्बिटल खाली होता, ये अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो कुछ और बनता, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगा। मतलब जो शेप होगा वो कहीं ना कहीं sp3। अब इसका ज्योमेट्री क्या होगा, यहां पर s खाली था, बगल में हमारा क्या खाली है, p ऑर्बिटल खाली है, बगल में हमारा कौन सा ऑर्बिटल खाली है मुन्ना, p ऑर्बिटल खाली है। अरे नहीं समझ में आया, बगल में हमारा कौन सा ऑर्बिटल खाली है, p ऑर्बिटल खाली है, समझ रहे हो। तो ये s और p ऑर्बिटल खाली है। किसका s है सर, 4s है। किसका p है सर, 4p है। तो ये दोनों मिक्स करके क्या बना लेगा मुन्ना, आपको पता होगा सर, ये sp3 ऑर्बिटल बना देगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 क्या बना लिया, हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। समझ में आया, सो इजी, बोर्ड के बच्चे भी ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, आसानी आता है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, NiCO4-। अब NiCO4 की कहानी देखते हैं सर, NiCO4 की कहानी देखते हैं सर, NiCO4 समझ में आया। इसकी कहानी देखते हैं क्या है मुन्ना, इसकी कहानी देखते हैं क्या। यहां पर अगर आप गौर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बोलोगे X+4, CO न्यूट्रल कोबाल्ट होता है, मतलब कार्बोनिल होता है तो 0 हो जाएगा, X की वैल्यू क्या आ गई 0। मतलब सर ये क्या है सर, निकेल 0। मतलब सर निकेल यहां पर क्या होगा सर, 3D8 4s2 के फॉर्म में ही होगा सर यहां पर। और सर यहां पर जो हमारा ऑक्टेट होगा, यहां पर जो हमारा ऑक्टेट होगा सर, ध्यान से समझेंगे मुन्ना, यहां पर जो ऑक्टेट होगा, एक हमारा D होगा, बगल में हमारा क्या होगा, S होगा, और इसके बगल में क्या होगा मुन्ना, P होगा। अब ध्यान से समझना, 1 2 3 4 1 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। देखो बहुत कायदे से ना, बोर्ड के बच्चों को जैसे बताता हूं उसकी तरीका तुमको समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान से समझो, कार्बोनिल, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां पर क्या है मुन्ना, गौर से देखोगे तो CO क्या है, SFL, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। और जैसे पेयरिंग होगा मुन्ना, अब जैसे पेयरिंग हुआ तो समझो क्या होगा, पेयरिंग हुआ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। मतलब पेयरिंग होने के बाद यहां पर क्या हो गया, पेयरिंग आकर, यहां पर क्या हो गया मुन्ना, पेयरिंग आकर। और जब पेयरिंग हो गया तो यहां पर क्या खाली हो गया, S और P खाली हो गया भैया, 3D तो भर गया, 4S 4P खाली क्या हो गया। तो हमारा यहां पर फिर से ये दोनों मिलके बना लेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बन जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग से, टेट्राहेड्रल। अच्छा मान लो यहां पर अगर मान लो इस केस में पेयरिंग होता, तब अगर अमल NiCO, अरे यार Ni, और अगर मान लो इस केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CN आ जाता, मैं एक एग्जांपल लेके कर रहा हूं। अब देखो आंसर तो मिल गया, अपना आंसर मिल गया, क्या दोनों को केस में टेट्राहेड्रल, कोई ऐसा ऑप्शन में आंसर विल बी सेकंड विल बी करेक्ट। यहां पर ये -2 में ये 0 में, दोनों हमारा क्या हो गया, टेट्रा। बट यहां पर देखो एक ऑप्शन, अगर मान लो NiCN4 2-, अगर ये होता हमारे क्वेश्चन में, तब इसका शेप आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या शेप होता।
आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका शेप क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना। जेई 2020 मैं लिख दे रहा हूं, जेई 2025 अप्रैल में क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आप इसका आंसर बताना, इसका शेप क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सीएन क्या होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान से समझना, नॉट ट्रू कह रहा है, कौन सही नहीं है। रेडियो एक्टिव डीके, देखो रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, जनरली रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके जो होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है। अब देखो कह रहा है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके रिमेन हाफ ऑफ द, पहले हम देख लेते हैं हाफ लाइफ। अच्छा ये Ln2 है, बहुत सारे बच्चे इसको मतलब गलत समझे थे, जिसकी वजह से उसके क्वेश्चंस इसने टिक नहीं किया था, बट आपको समझना पड़ेगा क्या ये सही स्टेटमेंट है। कह रहा है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, टी हाफ होता है भैया Ln2 डिवाइड बाय के, समझ रहे हो। या इसी को कोई लिखता है और 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा लिख लो या के लिख लो, बात दोनों के दोनों सही है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है भैया। तो कह रहा है Ln2 टाइम्स 1 बाय रेट कांस्टेंट, 1 बाय रेट कांस्टेंट बिल्कुल सही बात है। कह रहा है डीके कांस्टेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक बात समझना पड़ेगा, डीके कांस्टेंट और जो रेट कांस्टेंट होते हैं दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं, रेडियो एक्टिविटी के लिए हम लोग डीके कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को ही रेडियो एक्टिविटी के लिए केस क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट बोलते हैं। बट ध्यान रखना, आप टेम्परेचर बढ़ाने से रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होता है। अरे भैया एक बात बताओ मेरे मुन्ना, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है ये, आप बोलोगे सर ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होता है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होता है। और स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होता है मुन्ना, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका मतलब डीके कांस्टेंट पर कोई मेजर रोल नहीं होता, ये अपने आप मतलब डीके होता रहता है। तो आंसर यही वाला हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आंसर हमको पता चल गया, बट और भी ऑप्शन देख रहे हैं। कहता है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड 3 हाफ लाइफ 1/8। देखो n बराबर क्या होता है ना, सही बात ये भी कह रहा है, पहला बराबर ये भी कह रहा है n मतलब जो होता है ये होता है n नॉट डिवाइड बाई 2 की पावर n। अब 2 की पावर n नॉट इक्वल टू, देखो कितना टाइम्स कह रहा है 3 हाफ में, तो 3 हाफ में मतलब 2 की पावर 3 यानी ओरिजिनल का 1/8 हो जाएगा। अगर ओरिजिनल n नॉट है तो फाइनल जब टी हाफ 3 टाइम्स टी हाफ लोगे तो कितना बच जाएगा, 1 नॉट बच जाएगा। तो ए ऑप्शन भी सही है, हमारा बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया भैया, गलत हो गया। अब ये गलत हो गया, कह रहा है डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, तो ये तो बात सही हो गया। कह रहा है ये डिक्रीज इंक्रीज करेगा, अरे भैया इंक्रीज नहीं करता, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हाँ, अगर नॉर्मल रेट कांस्टेंट होता तो वो टेम्परेचर पे इंक्रीज करता, बात समझ में आया। बट रेडियो एक्टिव डीके के केस में आपको रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिक्रीज नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बेहतर कहीं नहीं मिल सकता है, जाके चेक करो। आप जाके मेरे इसी चैनल पे आप जाके चेक करो, मैंने पूरा 11th और पूरा 12th का एग्जाम्पलर डाला है, प्लीज उसको देख के जाना, बहुत पछताओगे, मुझे छोड़ के जाओगे। वही वाली बात है भैया, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, तो ये आपको आंसर पता चल गया। अगला क्वेश्चन, लेंथेनॉइड आयन ऑफ मतलब 4f कॉन्फ़िगरेशन आर दिया हुआ है। अच्छा लेंथेनॉइड दिया हुआ, लेंथेनॉइड सीरीज आपको पता है भैया, मेरे को तो ट्रिक से याद है, निमोनिक्स याद है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ, ठीक है, और तुम्हें यहां भी बुला लूं, ठीक है। सेरेनियम, सेरियम, परमोनियम, नायोडियम, पायरामोशियम, मतलब ये पूरा एलिमेंट 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लेंथेनॉइड सीरीज है भैया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड और मतलब एक्टेनॉइड का अगर आप नहीं जानते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप मिस करोगे। इस बात की मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर आपको सेरियम के केस में और गैडोलोनियम के केस में एक्सेप्शन मिलेगा, जहां पर एफ में इलेक्ट्रॉन आते हैं, वही हमारा यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है मुन्ना, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं लिखते चल रहा हूं, देखो इसका जेनॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना होता है, 54 होता है, ठीक है, और इसका कितना होता है बेटा, इसका होता है 58, तो 58। इसके अलावा यहां पर क्या आएगा 4f1, ठीक है, 4f1, और क्या आएगा बेटा 5d1 और 6s2 इसके केस में। फिर इसके बाद जेनॉन यहां पर भी आएगा, जेनॉन यहां पर भी आएगा, तो जेनॉन तो भैया सब जगह आ गया, जेनॉन तो सब जगह आ गया, जेनॉन तो भैया सब जगह आ गया। जेनॉन के बाद मैंने क्या बोला, यहां पर एक आएगा 4f, अब देखो 4f, और यहां पर क्या आएगा 6s, 4f 6s, 4f 6s, 4f 6s, 4f 6s, 4f, यहां पर फिर से ध्यान रखना गैडोलियम के केस में 4f आएगा, 5d आएगा,
और 6s आएगा। इसके अलावा 4f 4f 4f, यहां पर 4f, यहां पर 4f 4f 4f, 6s 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 6s। मैं सारे के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दे रहा हूं मुन्ना। इसके अलावा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गिन लो, 58, इसका 59, इसका 60, इलेक्ट्रॉनिक गिनते चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा 7, इधर 7, इधर 8 9 9, ठीक है मुन्ना। 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10 11 12, ठीक है। इसका हो जाएगा 14, कहीं गलती तो नहीं कर दी है, 1 2 3 4 5 6 6, इसका ये 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 इसका ये, देख लेना यार 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है मुन्ना। इसके बाद आ जाएगा 8 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये मिसिंग है, ये गलती मैंने कर दिया। यहाँ ये वाला आएगा 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, ठीक है मुन्ना। और यहाँ पर आएगा 14 और यहाँ पर 14। इसके बाद आंख बंद करके सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन डालते चलो इसमें, आप गिन के देख लेना, यहाँ पर 1 हो जाएगा और आंख बंद करके 2 2 इलेक्ट्रॉन डालते चलो। ये वाला हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपको मैंने बताया। अब देखो क्या कह रहा है, लेंथेनॉइड 4f7 किसका होगा, देखो EU2+, EU यहाँ पर है और क्या है GD, EU2+ करोगे बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, EU2+ के केस में क्या बन जाएगा, EU2+ के केस में क्या बन जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हमारा क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा मुन्ना, EU2+ के केस में PM, इस यहां पर 5 आ रहा है। एक चीज और बताऊं, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझना मुन्ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक से पढ़ लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मत छोड़ के जाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मत छोड़ के जाना। यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 इधर क्या हो जाएगा, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 7 है, समझ रहे हो। 1 3 4 5 6, ठीक है। इस यूरेनियम के केस में 7 है, इसका भी 7 है और इसका हो गया कितना, टीबी के केस में 9 10, ठीक है मुन्ना, 11 12 13 14। यार ये थोड़ा सही कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा हूं। अब जैसे तुमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां पर क्या हो जाएगा, 4f7। समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैं भी जो सॉल्व किया था उसी को देख रहा था, मेरे को भी याद नहीं, बस मेरे को ये याद है, मैं तो कर लेता हूं। देखो कैसे, सीने पर नदियां प्रेम की सुइयां यूं ही गदगद दिल थी, और तुम्हें यहां भी बुला लूं, निमोनिक्स याद है, एटॉमिक नंबर याद है, उसके हिसाब से कर लूंगा। ये सारे मैं लिख रहा हूं, इसकी वजह से मैं आप कर रहा हूं। और देखो GD3+, अगर EU2+ की बात करूं मुन्ना और GD3+ की बात करूं तो यहां पर गौर से देखोगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4f7 हो जाएगा, और यहां पर अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4f7 हो जाएगा। मतलब यही दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मुन्ना वो 4f7 के बराबर है, A और B ओनली। इसके अलावा कोई भी देखो, EU2+ 4f6 हो जाएगा, ठीक है। यहां 7 है ये, ठीक है, ध्यान से समझना। और TB3+, TB आप देख लो, TB कहां है, TB3+ के केस में ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है 7 8, ये हमारा 9 है, ये वाला क्या है हमारा 9 है, ठीक है मुन्ना। ये वाला क्या है, ध्यान से समझो, ये वाला क्या है मुन्ना 4f, यहां पर ये 9 है और 6s2 है। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये चीजें कम हो जाएगी, तो आप देख लेना, इसके हिसाब से मैंने बता दिया। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे बार बार क्वेश्चन आए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर गिवन मॉलिक्यूल। इस आइसोमर में, स्टीरियो आइसोमर में कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझो मुन्ना। देखो यहां पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां पर क्या है, कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर मतलब यहां पर हमारा 2, ये कायरल सेंटर मतलब इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये क्या दिखाएगा, वेज डैश वाला दिखाएगा, और यहां पर ये सिस ट्रांस वाला दिखाएगा, समझे। तो ये कायरल सेंटर एक हो गया, ये स्टीरियो सेंटर कितना हो गया, टोटल अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल स्टीरियो सेंटर कितना हो गया मुन्ना, तो 2 हो गया। तो हमारा कितना होता है, स्टीरियो आइसोमर कितना होता है, तो 2 to the power n होता है टोटल स्टीरियो आइसोमर, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर जैसे 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। टोटल कितना आ जाएगा, आंसर विल बी आवर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल दिखाएगा और ये हमारा GI दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल। तो टोटल स्टीरियो सेंटर 2 था, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 4 आंसर आ गया। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स CFSC कैसे कैलकुलेट करते हो, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना।
अगर आपको बताऊं, अगर मुन्ना मैं आपको बताऊं ये आपके कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल, तो यहां आप बोलोगे सर ये टूट जाता है सर किस में, ऊपर 3 में, सर नीचे किस में टूट जाता है, सर 2 में। ये आपको पता है? नहीं पता है तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपको नहीं पता है तो मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्या होता है? ये होता है बैरी सेंटर, ठीक है मुन्ना। ये क्या होता है? सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये क्या होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऊपर 3 नीचे 2। अब देखो इधर वाला जो एनर्जी होता है ये क्या हो जाता है मुन्ना? प्लस का क्या हो जाएगा? ये ऊपर प्लस है तो यस प्लस का क्या हो जाएगा? 2/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। और नीचे क्या हो जाता है? माइनस का क्या हो जाएगा? 3/5 डेल्टा नॉट। अब देखो बच्चा एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकालता है, मैं उसको ट्रिक बता के रखा हूं। आपको क्या करो, आप देखो या तो D5 के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D0 होगा या D10 के केस में 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो 2 इंटू अरे यार 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तभी वो प्लस का 6 माइनस का 6 0 कर रहा होगा, समझ रहे हो? तो D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो आप, D5 और D10 के केस में। D5 के केस में वीक फील्ड लिगेंड, आपको क्या मैं ट्रिक बोल रहा हूं, D5 वीक फील्ड लिगेंड एंड D10 में तो भैया SFL आ जाए और WFL आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। WFL आ जाए, इस दोनों केस में क्या होता है? CFSC क्या हो जाता है मुन्ना? 0 हो जाता है। ये आपको ट्रिक पता होता है और ये ट्रिक कुछ नहीं है, ये वही निकल के आता है। अरे यार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड करो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड करो, तो क्या लिखोगे? CFSC इक्वल टू क्या लिखोगे मुन्ना? CFSC इक्वल टू देखो 2 बाई, मेरी बात इस बात को समझो, 2 इलेक्ट्रॉन है कितना? माइनस का 3/5, तो वही माइनस का 2/3 जा 6, प्लस का यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है मुन्ना, और माइनस का 2 बाई क्या हो गया? अरे यार प्लस का क्या हो गया? 2/5। तो यहां से देखो 3/2 6, तो माइनस का 6/5 डेल्टा नॉट, ठीक है, और प्लस का 6/5 डेल्टा नॉट, ये 0 तो हो गया ना। तो इसीलिए मैंने बोला वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्लास में पेयरिंग हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में मतलब D5 में वीक फील्ड लिगेंड होगा, तब CFSC 0 होगा, D10 होगा। तो यहां पर क्या हो गया? 4 इंटू 12 और यहां पर 3 मतलब 6 इंटू 2 12, तो उस केस में 0 हो जाएगा। अब बस आपको D5 कन्फिग्रेशन देखना है। अब D5 के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? वीक फील्ड लिगेंड D5 के केस में या फिर D10। यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये वाला ऑप्शन को तो हम देखेंगे नहीं, ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां पर SCN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग। अब देखो तुमको करना क्या है, Fe के केस में NH3 क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा? अब आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे आपको सजा देना है। कैसे सजाओगे? कैसे सजाओगे? K3 मुन्ना ध्यान से समझो, यहां पर ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहां पर ये वाला वीक फील्ड लिगेंड है। तीसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं वीक फील्ड लिगेंड को, K3 FE, सारे ऑप्शन को आप चेक करके देख लेना। मैंने चाहता हूं आपके साथ बहुत लंबा टाइम स्पेंड करें, आपको जो काम की चीज है वो बता देता हूं। तो ये कितना है? ये है +3 + x -1 × 6 = 0। तो यहां पर x इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना में आ गया मुन्ना? x आ गया मुन्ना प्लस का 3 में, यानी अगर आपको बताऊं Fe +3 में आ गया, ठीक है, Fe +3 में। और Fe +3 में क्या होता है? स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। आयरन कितना होता है? 3d6, तो 3d6 4s2 होता है किसका? आयरन का। अब देखो इससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो 3d5 बच गया, बच गया। और हमारा क्या है? ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड और हमारा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो इसी के केस में हमारा क्या होगा? CFSC 0 निकल गया, जो मैंने आपको निकाल के भी दिखाया। उम्मीद करते हैं इजी क्वेश्चन, ये जो की कॉन्सेप्ट था ये आपको आना चाहिए। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो इस चीज को लिख लीजिएगा। कैसे मैंने आपको लॉजिक समझाया, कोई ट्रिक नहीं है, बस मैंने कैसे इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, CFSC निकालने नहीं जाएंगे एक एक ऑप्शन में। मैं तो देखूंगा D5 के केस में वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो या D10 वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो D10 वाला तो कहीं है ही नहीं, तो मैंने D5 ढूंढने की कोशिश की, ऑप्शन नंबर 3 मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो गया मुन्ना? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन विटामिन? भैया ये NCERT, क्या बोला? NCERT मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पलर। आप जाके देखना, डिट्टो। कौन सा चैप्टर? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल को इतना शानदार मैंने दिया है ना भैया, बायोमोलिक्यूल का इतना शानदार मैं करा के रखा हूं NCERT एग्जाम्पलर। जो बच्चे नहीं किए हैं प्लीज हैव ए रिक्वेस्ट, आप कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, आपको फिर कहता हूं, आप कर लीजिएगा। डायरेक्ट इसका आंसर है भैया विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? विटामिन, लगता है एसिड विटामिन है। एडिपिक एसिड क्या है? आपको पता है अमीनो एसिड है। एडिपिक एसिड अमीनो मतलब एडिपिक एसिड नॉर्मल एसिड है। एस्पार्टिक एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। सैक्रिक एसिड आप बायोमोलिक्यूल में पढ़े हो, ग्लूकोज को HNO3 और Br2 प्रेजेंस ऑफ H2O में, अरे यार ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, Br2O2 के प्रेजेंस में। छोड़ दो आप प्लीज, अगर आपको चाहिए कि बायोमोलिक्यूल में मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो, NCERT एग्जाम्पलर जीत शशि चैनल पे बार बार, वैसे मैं फिर कह रहा हूं कि आपको
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है ना, आपको सारे पेपर में मैं दिखाऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर से देखिएगा, इसी चैनल पर पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एक एक घंटे का लेक्चर है, पूरा करके जाइएगा, बहुत फायदा होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डिटो क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दिस विल SN1 के थ्रू जाएगा प्राइमरी हाईलाइट। देखो अगर मैं आपको दो चीजें बोलता हूं, SN1 का ऑर्डर क्या होता है। SN1 कार्बोकेटाइन पे ऑर्डर दिखाता है, तो सबसे ज्यादा होता है मुन्ना 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री। वहीं पर SN2 क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 3 डिग्री। ये ऑर्डर आपको बेसिक पता होता है। पहला कार्बोकेटाइन को देखते हैं, दूसरा में स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हैं। कह रहा है विल अंडरगोज SN1 मैकेनिज्म थ्रू प्राइमरी हाईलाइट। ये कह रहा है यहां से अगर मेरा मुन्ना टूटेगा तो यहां पर प्लस प्लस बनाया। अब देखो गौर से देखना, गौर से देखना मुन्ना, CH3 पहला स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, O और इधर बन गया CH2। किस किस को चमका यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, दिमाग ईमानदारी से बताना किस किस को चमका रेजोनेंस हो रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छे से चमका। कैसे सर? सर यहां पर पी पाई रेजोनेंस, अरे भैया कंप्लीट ऑक्टेट, अरे बैक बॉन्डिंग टाइप, कैसे? BB टाइप, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस टाइप होगा। और ये जैसे बैक बॉन्डिंग होके क्या होगा, CH3 इधर O, इधर डबल बॉन्ड, इधर हो जाएगा CH2, इधर बन गया प्लस। ऑक्टेट इनकम्प्लीट से भैया पॉजिटिव कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, समझ रहे हो, कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। तो भैया SN1 के थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितना ज्यादा रेजोनेंस कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इसलिए GOC बोल रहा हूं, डिटेल लेक्चर जो भी बच्चा 0 पे हो GOC जरूर से करके जाना अच्छे से। कह रहा है दिस विल गोज SN2 वेरी नॉट गो, कह रहा है नॉट गो। बात भैया ये सही बात है, नहीं जाएगा। ये क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप, देखा बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप की वजह से, बल्कि ग्रुप की वजह से भैया ये SN2 नहीं जाएगा। SN2 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पीछे बल्कि ग्रुप है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। कह रहा था नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट कहीं लिखा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया भैया? SN1 में फिर से कह रहा हूं, ये होता है भैया SN1 कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा भैया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और ये जो होता है ये बल्कि ग्रुप, जितना बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप जितना कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना कम बल्कि ग्रुप होगा इतना ज्यादा SN2 होगा। और SN1 जो होता है वो होता है भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। समझ में आया? छोटी छोटी बात है, आप लोगों हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ के रखे होगे। एनसीईआरटी का बेसिक सा एग्जांपल है, बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? GI। देखो GI 2-3 की वजह से दिखाता है। एक दिखाता है GI, अगर मान लो कोई कंपाउंड है, ये यहां पर अगर R है, इधर R है, इधर H है, इधर H है, तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांस। ये बेसिक चीजें आपको पता होगा। और अगर मुन्ना ये दोनों ग्रुप अगर सेम साइड आ गया, ये R है, ये R है, ये H है, ये H है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिस। इसको क्या बोलते हैं? सिस। ध्यान रखेंगे यहां पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। डबल बॉन्ड से जो एक कार्बन से ग्रुप होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। प्रोपाइन, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर देखोगे क्या, तो मुन्ना प्रोपाइन होता है C, इधर होता है प्रोपाइन है ना, प्रोपीन है C, डबल बॉन्ड C, इधर होता है H, इधर होता है H, ठीक है मुन्ना, इधर होता है H, इधर होता है CH3। तो भैया इससे तो दोनों सेम जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोपाइन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कतई गलत कह रहा है। ट्रांस आइसोमर हैव आइडेंटिकल ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। ट्रांस अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में मैंने क्या बोला? अपोजिट साइड में क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल ग्रुप होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मुन्ना, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कह रहा है सिस 2 ब्यूटीन, अगर सिस 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओगे, सिस 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओगे, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा H। सिस 2 ब्यूटीन हैज हायर डायपोल देन, अब देखो स्टेबल ज्यादा होता है, डायपोल भी ज्यादा होगा, बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2 मिथाइल ब्यूटीन हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब देखो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बताओ, ये देखो ये 2 मिथाइल है और ब्यूटीन है ना मुन्ना, ब्यूटीन, तो इधर भैया अरे ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा ही नहीं। ये देखो भैया ये क्या है 1 2 3 इधर 4, तो ये देखो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो ये GI दिखाएगा नहीं। अरे दोनों ग्रुप सेम हो गया ना, तो ये तो GI दिखाएगा ही नहीं। कह रहा है 2 कहां से दिखाएगा? कह रहा है ट्रांस आइसोमर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दिस आइसोमर। ट्रांस का क्या होता है? पैकिंग भैया अच्छा होता है, जिसके कारण इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बट लोअर कह रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। B और C सही है, कहीं लिखा है B एंड C विल बी ओनली। समझ में आया? तो फिर से मैं कह रहा हूं अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यार ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, आप देख लो एक बार जाके। मैं मेरे पे भरोसा मत करो, आप एक बार जाके देखो किसी भी चैप्टर का, आपको पता लग जाएगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगेन
उम्मीद है आप लोगों को बन गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो ये वाला चैप्टर से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हालांकि इस बार ये आ गया तो आपको बनना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.529। 0.529 क्या होता है डायरेक्टली, मतलब मैं डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूँ, एक्यूरेट लिखता हूँ ना, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये क्या होता है nth ऑर्बिट का रेडियस, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला आपको पता होता है। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से समझना मुन्ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम गैस इज गिवन एज, गिवन ये 4 दिया गया है। ए नॉट जो दिया हुआ है मुन्ना रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट है। रेडियस ऑफ ए नॉट क्या है, ध्यान से समझो। देखो अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस, एक बात समझो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब एन की वैल्यू 2 आ गई। किस किस को चमका, अरे यार फर्स्ट एक्साइटेड मतलब पहले से दूसरे पे जाना, ये पहला है ये दूसरा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब यहां से हमारा यहां पे जा रहा है, समझ रहे हो, ये हमारा आ गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, समझ रहे हो। तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब एन की वैल्यू यहां पर 1 होता है, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या होता है मुन्ना 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 2, ठीक है। अब देखो आर नॉट किसके लिए दे रखा है, हाइड्रोजन के लिए, हमसे हीलियम के लिए पूछ रहा है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं मुन्ना आर की वैल्यू 0.529 एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू हीलियम के लिए कितना होगा, तो तुम बोलोगे 2 स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ गया, आर की वैल्यू आ गया 0.5 मतलब 0 पॉइंट कितना आ गया मुन्ना 529 इंटू क्या आ गया मुन्ना 2। ये किसका आ गया वैल्यू, आर की वैल्यू। और अगर आप गौर से देखोगे मुन्ना ये आ गया आर की वैल्यू। अच्छा अगर हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ ए नॉट क्या दे रखा है, अब ए नॉट वाला कैलकुलेशन यहां कर दो, तो आर इक्वल टू होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब देखो अगर हमको किसके लिए दे रखा है, हाइड्रोजन के लिए, तो आर इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू यहां पर क्या लिखेंगे 0.529। 0.529। अब देखो एन की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना होगा मुन्ना, तुम बोलोगे 1, और जेड की वैल्यू कितना होगा 1, तो यानी ए नॉट इक्वल टू आ गया 0.529। अब समझ में आया तुम्हें क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को उठा के चेप दो, यहां पर इस वैल्यू को उठा के चेप दो, तो यहां पर क्या आ गया ए नॉट इक्वल टू, मेरे मुन्ना क्या आ गया ए नॉट इक्वल टू, यहां से देखो अगर इस वैल्यू को इधर रखेंगे तो क्या हो गया आर बाई 2। अरे नहीं समझ में आया, अरे यार 0 ए नॉट की वैल्यू यहां आ गई, तो यहां पर ए नॉट पुट करोगे तो 2 इंटू ए आर, या फिर सीधे बोल दो, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोल दो क्या, इस वैल्यू को उठाया, इस वैल्यू को उठाया मुन्ना, इस वैल्यू को उठाया और यहां पर चिप दिया, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 2 ए नॉट। समझ रहे हो, कहीं पर ऑप्शन में दिया आर इक्वल टू 2 ए नॉट, पहला ही ऑप्शन दिया। बहुत देखो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बट यहां पर इंग्लिश का थोड़ा सा देखना। ए नॉट जो दिया है फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, तो मैंने एन की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन, फॉर एच, तो एन की वैल्यू कितना होता है 1, और जेड भी कितना होगा मून, अरे यार हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम के लिए एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, हीलियम के लिए एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, अरे हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, तो मास नंबर कितना हो जाएगा 4। समझ में आया, छोटे छोटे क्वेश्चन दिया होता है तो आप उससे कर लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होता है। समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन ले सकते हैं। बिल्कुल सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द कंपाउंड विच विल गिव द पॉजिटिव टैलेंस। अब पता है मेरा केमिस्ट्री का एलटीआर में कराया था लास्ट रिवीजन, उसमें मैंने फेलिंग टेस्ट में बोला था क्या देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, ठीक है, नॉर्मल एल्डिहाइड जितने होते हैं, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड के अलावा सारे एल्डिहाइड देते हैं। तो अब आपको बस वही देखना है। देखो पहला देगा, पहला देगा, पहला हमारा टेस्ट देगा, जल्दी से बताओ पहला देगा, अरे भैया पहला कहाँ से देगा सर, पहला तो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अरे एरोमेटिक एल्डिहाइड थोड़ी ना देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहाँ से देगा सर, एरोमेटिक एल्डिहाइड सर कतई नहीं देगा। दूसरा देगा ये कीटोन है, अरे यार कीटोन थोड़ी ना देता है, कीटोन भी नहीं देगा। तीसरा अगर गौर से देखोगे मुन्ना, ये हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। गौर से देखोगे तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, अरे यार C डबल बॉन्ड O, और उसके बगल में CH, इधर OH, ये हमारा क्या है अल्फा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है कीटोन, बिल्कुल ये देगा, ये देगा सर, ये नॉर्मल एल्डिहाइड है, ये बिल्कुल देगा, ये देगा, ये देगा, नॉर्मल एल्डिहाइड है, ये बिल्कुल देगा। तो हमारा कहीं ऐसा आंसर दिख रहा है, कहीं ऐसा आंसर दिख रहा है कि मतलब CDE, CDE है, पॉजिटिव कह रहा है ना, CDE आंसर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, ये क्या है मुन्ना, ये हमारा है अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी
कीटोन, इसीलिए ये हमारा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट मुन्ना देगा। बाकी ये दोनों तो नॉर्मल कीटोन है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सॉरी नॉर्मल कीटोन नॉर्मल एल्डिहाइड है, फिर कह रहा हूँ टॉलरेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट पे क्वेश्चन आता है, मैंने ऑलरेडी करा के रखा है चैनल पे, LTR जाके देखना। लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन रिवीजन 10 लेक्चर है, उस 10 को कंप्लीट करके जाना, उससे आपके क्वेश्चन टकराने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 30 मिनट यूजिंग अ करंट दिया हुआ है, ठीक है मुन्ना। अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट, अब हमसे पूछ रहा है, देखो यहां पर क्या है, एल्युमिनियम है मुन्ना, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है मुन्ना, Al3+ बनाता है और 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। समझ में आया, ये आपको पता होता है, ठीक है जी, ये आपको पता होता है। अब क्या कह रहा है हमको, टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम चेंज कर लेंगे 30 × 60 सेकेंड, समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद क्या दे रखा है, एम्पियर दे रखा है, आई दे रखा है, करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। अगर आप इतना जानते होगे W बराबर ZIT होता है, अगर मैं आपको बोल दूं मुन्ना, अगर मैं आपको सॉल्व करूं, नंबर ऑफ फ्राइडे जो कि इक्विवेलेंट के बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर वो फॉर्मूला होता है IT/96500। किसी को ये तो डाउट नहीं है, अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मेरे मुन्ना। आई की वैल्यू कितना है, गौर से देखो 2, सर 30 × 60, सर आपने पहले बोला सेकंड में, SI में चेंज कर दो, 96500। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, सॉल्व जैसे करेंगे, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, इधर कितना आ गया सर, 3 × 2 = 6, 3 × 18, अरे 18 डिवाइड बाय 965, समझ में आया। इतना हमारा क्या आ गया सर, इतना हमारा क्या आ गया सर, नंबर ऑफ फ्राइडे, जो कि किसके बराबर होगा मुन्ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर कोई नहीं पढ़ा है, एल्युमिनियम मैंने सॉलिड लिख दिया, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लेना। अच्छा जैसे हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया, तो हम मोल निकाल सकते हैं एल्युमिनियम का। मोल इक्वल टू क्या होगा मुन्ना, भैया मोल इक्वल टू होगा ग्राम, अरे ग्राम इक्विवेलेंट बाय n फैक्टर, क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट बाय n फैक्टर। और इस केस में n फैक्टर की वैल्यू कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, अरे कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो n फैक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकला, 18/365 डिवाइड बाय 1/3, तो डिवाइड बाय 1/3 ऊपर 1/3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 12/965। ये समझ में आया, मोल आ गया। तो वेट, अरे अगर एक बार मोल आ गया तो वेट कैसे आएगा, मतलब मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्यों लेंगे, यहां पर एटॉमिक मास लेंगे, किसका एटॉमिक मास, एल्युमिनियम का, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। तो बस कर दो, हमारा मोल कितना आया है, मोल आया है सर 12/965, समझ रहे हो, इनटू एटॉमिक मास एल्युमिनियम का कितना होता है, 27 ग्राम। अरे इतना तो पता होगा, बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, 0.336 ग्राम आपके आंसर आ जाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रो, अच्छा यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, कुछ तो करना ही नहीं था, 0.336 ग्राम, समझ में आया। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्राइडेज लॉ बेस्ड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको बस एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, क्या कि सर जब भी क्वेश्चन आएंगे कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3 मोल। अब n फैक्टर पता चल गया, सर नंबर ऑफ फ्राइडे जो होता है, ये जो चीज मैं लिखा हूं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फ्राइडे जो होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है। तो यहां से हमने फ्राइडेज निकाला IT/9650, तो यहां ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, मोल आता है ग्राम इक्विवेलेंट n फैक्टर, यहां से हमने मान निकाला, वेट बराबर होता है मोल इंटू एटॉमिक मास। तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, समझ में आया, और आंसर आ गया 0.336 ग्राम। अगला क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन को देख के कौन नहीं बोलेगा कि रिपीट हो रहा है। SN प्रेजेंस ऑफ HCl, देखना अभी मैं बताता हूं मेरे मुन्ना, देखना अभी बताता हूं। SN प्रेजेंस ऑफ HCl, अभी मैंने बोला था NO2 है, ये हमको करा रहा है SN प्रेजेंस ऑफ HCl। ये क्या कराता था, रिपीट को बच्चा बोलेगा कि सर अभी आपने बताया था ये NO2 को रिड्यूस करके किसमें बदल देगा, NH2 में बदल देगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, ये रिडक्शन करा रहा है, ये क्या करा है, रिडक्शन। फिर दूसरा आपने मोल देखा NaNO2 BDC बना रहा है, अरे बेंजीन डाइनोनियम सॉल्ट, HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री, मैंने बोला भी था 0 डिग्री पे करा रहा है। तो ये क्या कर देता है सर, ये बेंजीन डाइनोनियम सॉल्ट बना लेगा, ये N2+ और ये Cl- बना लेगा, ठीक है। अच्छा ये CuCl2 कौन सा रिएक्शन है, सेंड मेयर या गेटरमान, आप बताओगे, Cu2Cl2, ठीक है सर, कुछ भी हो यहां में पता है सर क्या बना देगा, BDC को हटाएगा, इसके जगह पे क्या बना देगा, अरे भैया
बेंजीन के ऊपर यहाँ कोई बच्चा बोलेगा सर ये NH2 यहाँ से यहाँ कहाँ आ गया? अरे गरीब, बेंजीन के किसी भी पोजीशन पर अगर एक ग्रुप लगा हुआ है तो कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ NH2 लगाओ या N2+ लगाओ, ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। मतलब यहाँ N2S यहाँ पर लिखते, यहाँ पर लिखते, बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा। और उसके बाद क्या बना है? Na प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, Na प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये कौन सा रिएक्शन है भैया? ऊर्ज रिएक्शन। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सर 2 मोल बेंजीन का लो और एक दूसरे को किससे कर दो? उसको चिपका दो। उसको क्या कर दो सर? चिपका दो। अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या है? C6H5 और C6H5। अरे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि मेरा मकसद क्या है, हमसे पूछ रहा था मोलर मास ऑफ ये, तो कितना आ जाएगा? C6H5, C6H5 इंटू C6H5। तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा मुन्ना? अरे यार एक का कितना आ जाएगा? 12 इंटू 6 प्लस 5, तो 12 5 12 6 72, 72 प्लस 6 78। अरे 72 प्लस 6 77, 77 इंटू 2 कर लो, प्लस का 12 इंटू 6 प्लस का 5, तो कितना आ गया? इधर आ गया 4, 154, 154। यही हमारा एक्यूरेट कैलकुलेशन आया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मुन्ना? 154 ग्राम। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन। हाथी के खाने के और दांत और दिखाने के कोई और दांत होते हैं मुन्ना। ये रिएजेंट वाला क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे, और मैंने खूब करवाए हुए हैं क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देख लेना, मैं रिएजेंट का टेलीग्राम पे डाल दूंगा सीट, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हमारा एक इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इन कैरियस मेथड। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बोलूंगा एनसीईआरटी में पहला जो चैप्टर है क्लास 11th का, क्लास मैं आपको लिख दे रहा हूं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th का क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, हालांकि मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो पीडीएफ है, मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें कैरियस मेथड, ड्यूमास मेथड, जेंडाल मेथड, लेस्लेंजे टेस्ट, ये सब दिया गया, इसको जरूर से एनसीईआरटी से पढ़ लेना। मैं अपना नोट्स बनाया वो भी दे दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन इसको पढ़ लेना, बहुत हेल्प मिलेगा, समझ रहे हो। वहां से सीधे क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे हमको क्या क्या दे रखा है? 180 ग्राम मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है? 180 mg दे रखा है। 180 हम इसको ग्राम में कर लेते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन तो ग्राम में चाहिए, ठीक है मुन्ना। 180 इंटू 10⁻³ कर दिया क्योंकि मिलीग्राम से ग्राम में दे दिया। AgCl का मास कितना दिया है? मास ऑफ AgCl कितना दे रखा है मुन्ना? मास ऑफ AgCl दे रखा है 133.5 मिलीग्राम, तो इसको भी हम ग्राम में बदल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, फॉर्मूला सीधे होता है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इक्वल टू होता है, अगर आप देखोगे ना, मैं सीधे फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं मुन्ना, आप एनसीईआरटी में सीधे देखोगे फॉर्मूला दिया हुआ है 35.5, ये मास ऑफ क्लोरीन ही होता है, डिवाइड बाय 135.5, ये मास ऑफ AgCl होता है, डिवाइड बाय पीपीटी, मास ऑफ पीपीटी फॉर्म्ड, कौन सा पीपीटी है यहां पर? AgCl का मास बेसिकली पूछ रहा है, डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आप एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं मुन्ना, इसको प्लीज हैव रिक्वेस्ट एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सब डाटा दिया हुआ है, 35.5, 143.5। बताओ मास ऑफ AgCl कितना दिया हुआ है? तुम बोलोगे मास ऑफ AgCl दिया हुआ है सर 143.5 इंटू 10⁻³ सर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया? 180 इंटू 10⁻³ इंटू सर 100। क्या कुछ करने का बात है? ये से ये कट गया सर, ये से ये कट गया, तो यानी कितना आ गया? 35.5, ये 0 से ये 0 कट गया, इंटू सर 10 इंटू 18। भैया इतना ईजी कैलकुलेशन, ये 9 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, इधर गया 0, इधर हो गया 90, इधर गया 1, इधर हो गया 4, 0 18, इधर कितना करोगे? 35.5 डिवाइड बाय 18 करोगे, कितना आ जाएगा मुन्ना? 18 दूना 36 के आसपास होता है, अप्रॉक्स कह रहा था क्वेश्चन में। देखो गौर से देखो मुन्ना, कह रहा है ना द परसेंटेज ऑफ मास, अगर बात करोगे अप्रॉक्स, ये 36 पॉइंट, ये 19 पॉइंट समथिंग आएगा, आगे अप्रॉक्स में क्या लिख देता हूँ? 20%,
कितना परसेंट आया मुन्ना? 20%। समझ में आया? सो इजी क्वेश्चन, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, सीधे नंबर देके जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला जो पार्ट कह रहा हूं, क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का 11th का, उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। आप किसी भी शिफ्ट की बात करो, समझ रहे हो? 4 मार्क्स फिक्स है वहां से, इजी और पक्का गारंटी 4 मार्क्स। तो ये है, मैंने आपको करके दिखाया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम CO2 गैस वाज कीप्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सच बताऊं तो इसको करने में टाइम लगता है। मैं आपको, हालांकि मोल कॉन्सेप्ट का अच्छा क्वेश्चन क्या ही रहेगा, इजी क्वेश्चन है, मैं आपको करके बताता हूं। मतलब कह रहा है सम CO2 गैस वाज कीप्ड इन अ सील्ड कंटेनर। कुछ CO2 को यहां पर एक सील्ड कंटेनर में रखा गया था, कुछ CO2 को यहां पर सील्ड कंटेनर में रखा गया था इन अ प्रेजेंस ऑफ 180 m। ठीक है, STP 180 m था मुन्ना, ठीक है, और कितना था? 273 केल्विन था। ठीक है मुन्ना, बढ़िया बात है। द इंटायर अमाउंट ऑफ CO2 वाज लेटर पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो एसिड बेस रिएक्शन करा रहा है, इसको किससे पास करा दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये बेस है और CO2 एसिड होता है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। आपको पता है CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? CaCO3 बनाता है, CaCO3 बनाता है। ठीक है मुन्ना, ये आपको पता है। कह रहा है द एक्सिस अनरिएक्टेड CaOl2H2 लेटर अनयूटिलाइज्ड विथ। अब देखो फिर से जो अनरिएक्टेड पार्ट था, जैसे ये डाला, अब इसमें से जो बचा हुआ पार्ट है सारे के सारे ये एक्सिस में था। ये किस में था मुन्ना? ये एक्सिस में डाला था। तो जो यहां रिएक्ट किया ठीक, और जो यहां रिएक्ट नहीं किया उसको किस में डाल दिया? फिर से दूसरा हमारा एसिड में डाल दिया। किस में डाल दिया मुन्ना? 0.1 मोलर 40 ml ऑफ HCl में डाल दिया। ठीक है, HCl में डाल दिया। तो यहां फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगा। वहां पर एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा? गौर से देखो, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है मुन्ना, प्लस HCl। तो एसिड बेस रिएक्शन क्या देगा? ये देगा CaCl2 प्लस HCl देगा। दो एसिड बेस रिएक्शन दे रखा है। अच्छा, हमको क्या दे दिया? एसिड का मोल दे दिया। ये कितना है? 0.1 इंटू, अरे भैया m इंटू भी, मोल इक्वल टू क्या निकलता है मुन्ना? m इंटू भी। समझ रहे हो? तो मोल इंटू भी करेंगे तो यहां से मिली मोल निकलेगा। तो यहां कितना निकल गया मुन्ना? 4 मिली मोल, 4 मिली मोल निकल गया। तो भैया इसके एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है। गौर से देखो, ये बैलेंस इक्वेशन है, इसके एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है। अरे यार यहां पर H2O होगा ना, ठीक है मुन्ना, यहां पर क्या होगा? H2O होगा ना, यहां पर H2O होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा मुन्ना? H2O होगा ना, H2O। ठीक है जी, H2O होगा। यहां पर मैंने 2 कर दिया तो 2 2 4, यहां पर क्या हो गया? 2 निकल गया, बैलेंस हो गया। आई थिंक अब बैलेंस है, अब बैलेंस है, रिएक्शन अब बैलेंस है। गौर से देख सकते हो, 2Ca 2O 2H 2 दूना 4। ठीक है, अब रिएक्शन हमारा क्या है? बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। CaCl2, यहां पर भी क्या कर दो? यहां पर भी 2 दे दो। ठीक है, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। 2 2 जा 4 होना है। क्लोरीन 4 कैसे हो गया? यहां पर 4 देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल 4 देना पड़ेगा। तो इतना क्यों करना, यहां पर सिर्फ 2 लिख देते, यहां पर H2O करो, यहां पर 2 लिख दो, सारा रिएक्शन बैलेंस है, सारा रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो अब देखो अगर 4 मिलीमोल इसका यूज हो रहा है मन्ना, मतलब COH यहां पर कितना यूज हुआ होगा? 2 मोल, 2 मोल। अरे यार इसके 1 मोल से 1 मोल, इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, आप देख रहे हो। तो इसके 4 मिलीमोल अगर यूज हो रहा है तो इसके कितना? 2 मिलीमोल यहां पर यूज हुआ होगा। 2 मिलीमोल इसके यूज हुआ होगा, किसके? इसके भैया COH का होल ट्वाइस का। यहां तक समझ में आया? अब यानी यहां से जो गया था पास होके, हमको COH का यहां मिलीमोल, इफ द वॉल्यूम ऑफ सील्ड कंटेनर CO2 ऑफ X देन X विल बी। अब देखो कह रहा है CO2 जो होगा वॉल्यूम में X होगा। CO2 का हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सील्ड वॉल्यूम में X है, इसका वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, X ये दे रखा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना, यहां पर रेशियो कितना हो रहा है? यहां 1:1 है। अरे इसके 1 मोल से मुन्ना, इसके 1 मोल से मुन्ना, इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से समझना। अब मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं इसका CO2 का यहां पर X मोल लिया, CO2 का मुन्ना X मोल लिया, CO2 का X मोल लिया, तो देखो यहां पर ये क्या था? एक्सिस में था, और यहां पर हमको ये पता चल गया कि 4 मिलीमोल से ये 2 मिलीमोल बनेगा। समझ रहे हो? अब देखो CO2 के कितने मिलीमोल लिक्वाइड होगा? CO2 को कितने मिलीमोल लिक्वाइड आएगा? यहां के हिसाब से इसका 2 मिलीमोल। अब देखो इसका 1 से 1, अब COH का कितना है? 2 मिलीमोल है, तो यहां के 1, अरे यार यहां से देखो, यहां से यहां पहुंचो तो COH का कितना? 2 मिलीमोल चाहिए, तो CH2H का कितना मिलीमोल यहां पर? तो 2 मिलीमोल ऑफ क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 मिलीमोल मतलब रिक्वायर्ड CO2। अरे भैया इसके 1 से 1 जा रहा है, तो 2 मिलीमोल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड होगा COH को न्यूट्रलाइज कराने के लिए। तो CO2 का मोल कितना आ जाएगा? अगर मोल की बात करूं तो 2 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएगा। और अगर मोल आ गया तो वॉल्यूम क्या आता है?
वॉल्यूम क्या होगा भैया CO2 का, CO2 का वॉल्यूम क्या होगा, अरे मिलीमोल को किसके 22400 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ इंटू 22400, तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 44.8 ml। इसको अच्छा 1 ml बराबर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसको बोल दोगे तो 44.8 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, नियरेस्ट इंटीजर, तो यहां पर कितना होगा 44.8 को करोगे तो कितना आ जाएगा 45। बहुत इजी क्वेश्चन, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर ध्यान से देखो। Some CO2 was kept under the sealed container, pressure 180 m इतना। The entire CO2 was passed to later on through the aqueous solution of COH का whole twice। तो बेसिकली हमको COH का whole twice हमको पता लगाना था कि कितना है सॉल्यूशन में, COH का whole twice को पता लगाना था कितना है। अब कह रहा है कि जो एक्सिस अनरिएक्टेड जा, एक्सिस जो था हमारा अनरिएक्टेड जो था, उसको तुम क्या न्यूट्रलाइज करोगे HCl के, तो HCl के यहां से हमने मोल निकाल दिए, मिलीमोल निकाल लिए, उससे हमको इसका मिलीमोल निकला, और COH के 1 मिलीमोल से यहां पर हमने देखा कि 1 मिलीमोल CO2 का रिक्वायर्ड चाहिए, अरे इसके हिसाब से तो यहां से मिलीमोल आ गया, यहां से वॉल्यूम आ गया, मोल वॉल्यूम तो रिएक्शन खेलना जानते हो, फिर हमने रिएक्ट, इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा गोल घुमाने वाला, एक रिएक्शन दो रिएक्शन कैसे, एक ये रिएक्शन और एक रिएक्शन की मदद से इंटरलिंक्ड वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन बन गया होगा। ये क्वेश्चन वही बच्चा किया होगा जो पहले से इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा होगा। इसमें खतरनाक लेवल का कैलकुलेशन दिखाता हूं। कह रहा है ए बी बना रहा है, ठीक है, ए कह रहा है बी बना रहा है, ठीक है मुन्ना। अब कह रहा है द मोलिक्यूल चेंजेस इनटू आइसोमेरिक फॉर्म बाय द फ्लोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब कह रहा है टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, टेम्परेचर देखा, इफ द एनर्जी बैरियर रिस्पेक्ट टू द सच आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन इज इतना, एनर्जी बैरियर दिया हुआ है, मतलब मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ई का वैल्यू कितना दे रखा है, गौर से देखिएगा मुन्ना, 191.48 किलो जूल पर मोल, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो यहां पर। अच्छा सर, द फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी एक्टिवेशन एनर्जी कितना दे रखा है, 10⁻20 दे रखा है, ठीक है। हम इतना की मदद से हम पहले क्या कर रहे हैं, हम आपको एक फॉर्मूला होता है K बराबर होता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है, A e अपॉन RT। अच्छा ये क्यों निकाल रहे हो सर, हमसे पूछ कह रहा था टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन, यानी T हाफ पूछ रहा है, T हाफ बराबर होता है 0.693 बाय K होता है। तो भैया अगर आपको K चाहिए मुन्ना तो K तो यहीं से आएगा इस दोनों की हेल्प से, और K निकालने जाओगे तो देखो 10⁻20 इंटू e कितना है 191.48 डिवाइड बाय R कितना है 6, मतलब अगर तुम्हें याद होना चाहिए R की वैल्यू 8.133140 जूल होता है, समझ रहे हो ना जूल में। इधर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। अच्छा इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है जूल में, तो इसको किलो जूल में दिया हुआ है, तो ये जूल में कितना आ जाएगा इंटू 1000 आ जाएगा, ठीक है मुन्ना, तो इंटू यहाँ पर 1000 आ गया। अब अगर देखोगे कैलकुलेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा 10⁻20 ई की पावर माइनस का, ये से ये कट गया, यहाँ आ गया 191.48 डिवाइड बाय 8.314, इधर क्या आ गया 8.314। अब बच्चा की टेंशन सर कि जिंदगी की जद्दोलड़ाई मैं इधर कर रहा हूं, एक बच्चा बोलेगा सर ये बताओ ई की पावर माइनस का ये जो आप सॉल्व कर रहे हो यहां पर 190, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे ना, इसकी वैल्यू डिवाइड करके देख लो तो ये आएगा, आपको मैं डिवाइड करके आया हूं, मुझे पता है इसकी वैल्यू आएगा 23.3, ठीक है 23.03। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर जो बच्चे जानते होंगे, ठीक है, ln2 की वैल्यू क्या होती है मुन्ना, ln2 की वैल्यू होती है अगर आपको बताऊं तो ln10 की वैल्यू, ln2 नहीं ln10 की वैल्यू, ln10 की वैल्यू होती है जब log से ln में आप कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो। अरे ये पता होगा आप सबको, ये पता होगा। अब e की पावर इसको हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू 10 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, इनको 10 लिख सकते हैं, समझ रहे हो। अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, e की पावर माइनस का ln10 इंटू ये 10 बाहर में है, समझ रहे हो। और फिर से मैं कहता हूं a ln b है तो ये हो जाता है ln b की पावर, मतलब समझ रहे हो ना, ये पावर आ जाता है a, ये भी लॉ की प्रॉपर्टी आपको पता होगा, बहुत कैलकुलेशन है इसमें। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे इस वैल्यू को यहां पर अगर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का, मतलब माइनस का, मैं ध्यान से समझो, माइनस का ln 10 की पावर 10, समझ रहे हो। और 10 की पावर 10, अरे यार 10 की पावर 10 ये जो होता है ये क्या हो जाएगा मुन्ना, 10 की पावर जो 10 होता है इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहां से इसको सॉल्व करोगे ln का बेस ही होता है तो इसको आ गया 1 बाय कितना मुन्ना, 1 बाय किस किस को ये समझ में आया, ये बात जो मैं लिखा हूं किस किस को समझ में आया,
ये देखो, ये पावर यहां जाएगा 10 की पावर 10, और ln का जो बेस होता है ना, ln का बेस वो e होता है, और अगर e का बेस e हो तो ये वाला चीज गायब हो जाता है। इधर 10 की पावर 10 है और यहाँ माइनस में है, तो ये माइनस पीछे यहाँ गया, तो 10 की पावर माइनस का 10, तो ओवरऑल आ गया 1/10 की पावर 10। समझ में आया? ये वाला चीज कैसे लिखा हूं, ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चंस वही बच्चा कर पाएगा जिसका मैथमेटिक्स सॉलिड हो और बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करेगा। अब मतलब 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 1/10, यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ गया 10 की पावर 10। अब यहां इसको सॉल्व करोगे, टी हाफ बराबर क्या आ गया कैलकुलेशन मेरे लल्ला, टी हाफ बराबर कैलकुलेशन क्या आ गया, अगर आप देखोगे तो 0.693 डिवाइड बाई 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.693 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10। अब हमको क्या पूछ रहा है, गौर से देखो, पिको सेकंड, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, अगर आपको पता होगा तो आप पता होगा 10 की पावर -12 होता है। अगर इसको 10 की पावर -12 करेंगे तो इसको हमको 69.3 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो हमसे पूछ रहा था नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा था, तो 69.3 को क्या लिखोगे मुन्ना, 69.3 को क्या लिखोगे 69 पिकोमीटर। यहां पर क्या आ गया 69.3, एक्यूरेट आंसर हमको पूछ रहा था तो 69 आ गया, आपको क्या एक्यूरेट आंसर। नियरेस्ट इंटीजर में क्या आ जाएगा 69, नियरेस्ट इंटीजर में क्या आ गया मुन्ना 69। समझ में आया? समझ में आया? बहुत कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन था, बट ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला मैथमेटिक्स जो बच्चा सॉल्व कर पाएगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का, जिस बच्चे को शेप नहीं पता, हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं पता है, इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत होगा। एक एक करके बनाते हैं। SO2, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, V शेप, BeCl2, BeCl2, ठीक है मुन्ना, लीनियर शेप, CO2 लीनियर शेप, ठीक है मुन्ना, बेसिक क्वेश्चन है। N3 माइनस, इधर प्लस आ जाएगा, इधर N के ऊपर प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड, लीनियर शेप, NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ट्रीटेड एज ए लोन पेयर, sp2 F2O, O इधर दो लोन पेयर है, मतलब इसमें तो बोरे में भर भर के लोन पेयर है भैया, इधर इधर टेंट शेप, ठीक है, XeF2, Xe, ये बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है यार, ये बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, XeF2, 3 लोन पेयर भैया, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन यहाँ पर, 3 लोन पेयर, लीनियर शेप, NO2 प्लस, N इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, इधर इधर लीनियर, I3 माइनस, फिर से कह रहा हूँ बहुत प्यारा क्वेश्चन, इधर I इधर I, हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी को पूछना होगा बता देना, समझ में भी आ गया। नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, sp3d टाइप का है, O इधर इधर डबल बॉन्ड, इधर हमारा क्या एक लोन पेयर। समझो बात को, समझो लीनियर कौन कौन सा है, इसका शेप क्या मैं लिखते चल रहा हूं, बेंट शेप, बेंट शेप, और कोई भी शेप बोल देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा sp2, समझ रहे हो? इसका शेप हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp पूछा नहीं है, लीनियर शेप, समझ रहे हो मुन्ना? इसका शेप क्या हो जाएगा लीनियर शेप, इसका शेप क्या हो जाएगा लीनियर शेप, इसका शेप क्या हो जाएगा लीनियर शेप, इसका शेप क्या हो जाएगा बेंट शेप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो होता है ना लोन पेयर की तरह काउंट किया जाता है। इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बेंट शेप, बेंट शेप और V शेप, इसका क्या शेप मतलब लीनियर शेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sp3d2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विथ 3 लोन पेयर, तीनों प्लेन में होगा, इसका शेप क्या होगा लीनियर शेप, इसका क्या होगा मुन्ना लीनियर शेप, इसका क्या होगा मुन्ना बेंट शेप या V शेप। अब आंसर समझो, काउंटिंग करता हूं 1 2 3, लीनियर वाले को काउंट कर रहा हूं 4 5 6, 6 मॉलिक्यूल जो थे भैया वो लीनियर थे, बाकी के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे आपको बेंट से बनाएंगे। तो अगर बेंट भी पूछ सकता था, लीनियर भी पूछ सकता था, मैंने आपको हर एक स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछना है, इसका क्या हो जाएगा, इसका वही हो जाएगा भैया जो ऊपर करते आ रहा है, लीनियर मतलब sp। अच्छा क्या हमेशा लीनियर sp3 बनाएगा, नहीं, sp3d2, फिर से वही केस, 3 लोन पेयर, इसका बेंट शेप तो sp 1 2 3 sp2। समझ में आया? मैंने आपको पूरा पेपर डिटेल तरीका से डिस्कस किया। 2025 सेकेंड शिफ्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट 22 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कौन क्वेश्चन अच्छा था, कौन क्वेश्चन लेवल नीचे था, वो भी मैंने बताया। अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि कैसा रहा ये सेशन। और अगला शिफ्ट का अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा कौन सा शिफ्ट का जाना चाहते हो, या लाइन बाय चलूं 22 का ही सेकेंड शिफ्ट का बताऊं। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा वीडियो का लेंथ जरूर लंबा हुआ, बट मैंने डिटेल तरीका से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल तरीका से आपके साथ डिस्कस किया। इसका मैं इस पीडीएफ का मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अपने क्या करूंगा टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम पे अभी नहीं है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा और आराम से आप
22 जनवरी का जितने सारे क्वेश्चन थे उसको सीख के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप बेहतर रेडी हो सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर से करना चाहिए। चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट इसी चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।